ठीक है, तो एनईडी में ये राउंड 1 के MCQs हैं जो कि सेशन 2022 में हुए थे। पहले मैं केमिस्ट्री करा दूंगा, फिर इंग्लिश के जो भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है वो सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs आपके सामने है बोर्ड पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल बिहेव मोस्ट आइडियली, किस गैस का बिहेवियर जो है वो सबसे ज़्यादा आइडियल होगा। ये चैप्टर 2 से बिलोंग करता है और किस तरह से हम इसको बता सकते हैं, हाउ कैन वी नो। वैसे द करेक्ट आंसर इज़ हीलियम, बट वाई? जितना ज़्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी गैस का उतना ज़्यादा जो है उसका आइडियल कैरेक्टर होगा, उतना ज़्यादा वो गैस आइडियली बिहेव करेगी, उतना ज़्यादा वो गैस लॉस को पूरी तरह से फॉलो करेगी। ठीक है, तो अब इसमें हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, अमोनिया का 17 है, NO2 का 14 + 32 समथिंग होगा। तो ये हीलियम जो है वो चूँकि लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट है, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ज़्यादा गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा, तो फिर मैंने उसको कंपाइल कर दिया। जिन स्टूडेंट से भेजते गए थे व्हाट्सएप पर मुझे, इसलिए मैं काफ़ी मसरूफ़ था, मैं रिप्लाई नहीं कर सक रहा था व्हाट्सएप पर, चूँकि मैं इस पर मसरूफ़ था ताकि मैं कलेक्शन ऑफ MCQ जमा कर सकूँ। ठीक है, सेकंड है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर 8 से है फर्स्ट ईयर में, किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होती है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है? टेम्परेचर, स्टेट, कैटलिस्ट, प्रेशर। यस, प्रेशर इज डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पर, टेम्परेचर, स्टेट और कैटलिस्ट का होता है। चैप्टर 8 के अंदर हमने वेरियस आप पढ़ेंगे, उसमें रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का भी इफेक्ट होता है, इस तरह से आपका कैटलिस्ट का भी इफेक्ट होता है, रेडिएशन का भी इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का भी इफेक्ट होता है। नहीं होता तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो चैप्टर 8 में है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उस टॉपिक से MCQs है। तो मैं टॉपिक भी बता दूंगा चैप्टर के साथ कहाँ से ये ले रहे, निकाल कहाँ से रहे। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विथ फॉर्मेल्डिहाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो देखिए MCQs तो आपको डिफरेंट जगहों पर मिल भी सकते हैं, फेसबुक पर, यहाँ वहाँ, लेकिन आंसर्स नहीं पता है उसके। तो मैं मेन मकसद आपको आंसर्स बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ MCQs आ भी गए कहीं से तो आपको पता हो कि उसके आंसर्स क्या हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ HCN विथ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है क्या, दैट इज़ मिथानल। ठीक है, मिथानल अलग चीज़ होती है, मिथानॉल अलग चीज़ होती है। मिथानल इज दिस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चैप्टर 9 से MCQs है ये सेकेंड ईयर में, फॉर्मेल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक MCQs आया हुआ था, वहाँ पर मैंने देखा था NET में कि बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश। उसमें एक लिखा हुआ था कि मतलब जो करेक्ट आंसर था उसमें ये आ रहा था कि फिनॉल एंड मिथानॉल, तो ये गलत था, ये फिनॉल एंड मिथानॉल नहीं होगा, वो चारों ऑप्शन ही गलत हैं उसके अंदर। ठीक है, लास्ट ईयर भी एज इट इज़ वो सब क्वेश्चन रिपीट हुआ था, गलत स्पेलिंग के साथ, और इस बार भी गलत स्पेलिंग के साथ ही हुआ है, मतलब स्पेलिंग तक चेंज नहीं किया है। हाँ, नंबर दे देंगे, वो घर में होता है, MD कैट में भी ऐसे ही होता है कि जो गलत MCQs होते हैं उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। तो दिस इज मिथानल और दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। इट रिएक्ट्स विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो देखो, पहली बात तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आपको पाई बॉन्ड मिल जाए। अब जो पाई बॉन्ड आपको इसके अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन तो करेगा ही, इसका मतलब A और B तो ऐसे ही ख़त्म हो गए, चूँकि अगर पाई बॉन्ड आया तो पाई बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन एडिशन होगी। बने सिर्फ बेंजीन वाहिद कंपाउंड है जो पाई बॉन्ड होते हुए भी सब्स्टिट्यूशन करता है बजाय एडिशन रिएक्शन करने के, वरना जितने भी पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो सारे एडिशन रिएक्शंस करते हैं। तो ये तो सिंपल बात है, एडिशन रिएक्शन करेगा। अब एडिशन रिएक्शन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक के न्यूक्लियोफिलिक? तो याद रखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस, ये जो हमारे पास करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं। और जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो एडिशन रिएक्शन करेगा ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं, तो कि देखो ये H+ और CN-, दिस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कौन जाकर अटैक कर रहा है इसके लिहाज से रिएक्शन का नाम होता है। तो यहाँ पर पहले CN- जाकर, अच्छा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो CN- जाकर पहले क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। चूँकि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैकिंग कर रहा है, फर्स्ट अटैकिंग साइट है, दैट्स वाई ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यही अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर क्या होता है,
कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जाकर फर्स्ट अटैक करता है। दैट्स वाई इथीन और इथाइन या अल्कीन और अल्काइन के जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। मैकेनिज्म से ये सवाल पूछा गया है चैप्टर 9 से। आगे बात समझ में सबको? करेक्ट एमसीक्यूज क्या है और क्यों है? विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैव वैन डर वाल्स फोर्सेज, ये चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था। किन क्रिस्टल्स के अंदर कौन से क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें लेटेस्ट साइड पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेज से कनेक्ट होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेज या सेकेंडरी बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। याद है किसी को? क्या आंसर होगा इसका? सी होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। वैन डर वाल्स फोर्सेज के अंदर तमाम तरह की वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाएंगी जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ती हैं। मतलब लाइक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, लाइक डायपोल डायपोल फोर्सेस, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अगर फेडरल में जाओ तो डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल आइन डायपोल, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। सारे वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन, ये आसान है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है कि एम्प्टी ऑफ गैसेस के लास्ट पॉइंट जो होती है दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और डिपेंड किस तरह से करते हैं? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। जब गैस के टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मास तो इंक्रीज़ हो नहीं सकता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये होगा, दैट इज नेक्स्ट। मिल्क शुगर को और क्या कहा जाता है? लैक्टोज। ये भी बड़ा आसान एमसीक्यूज आता है। लैक्टोज इज कॉल्ड द मिल्क शुगर। अच्छा, स्वीटेस्ट शुगर अगर आपसे कहा जाए, स्वीटेस्ट शुगर, यस दैट इज फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज आपका आएगा तो ये स्वीटेस्ट शुगर आएगा। अगर आ जाए द शुगर प्रेजेंट इन हनी, शहद के अंदर कौन सा जो है वो हमारे पास शुगर होता है? तो दैट इज़ ग्लूकोज। हनी के अंदर जो है वो ग्लूकोज होता है, उसकी मिठास ग्लूकोज की वजह से होती है। लैक्टोज तो मिल्क में होता है, दैट्स वाई मिल्क शुगर। और लैक्ट से निकला है तो लैक्टोजिन वगैरह, मतलब ऐसे ही समझ में आता है, दैट इज़ लैक्टोज। और माल्टोज तो अलग है, माल्ट से निकलता है। ठीक है, वहाँ समझ में आ गए? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, लैक्टोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, इनमें से कौन सा एक फैटी एसिड नहीं है? एसिटिक एसिड। फैटिक एसिड, देखो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स भी हमारे पास ये चैप्टर 9 से है, सेकेंड ईयर कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक से। ठीक है, वैसे तो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए नहीं, मैंने चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा के छोड़ा हुआ है, बट जाहिर सी बात है इंटर पढ़ के आया तो कुछ तो आइडिया है ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है ना हमारे पास, सैचुरेटेड सम्राट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, बाई बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो जो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और जिनका लॉन्ग कार्बन चेन हो, जिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर दैन 10 हो, 10 से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हमारे पास फैटी एसिड कहलाते हैं। तो स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारे हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। सिर्फ एसिटिक एसिड हमारे पास फैटी एसिड नहीं है। रीज़न क्या है कि एसिटिक एसिड हमारे पास सिर्फ इसके अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं। सैचुरेटेड तो है ही है, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो सिर्फ 2 हैं। एटलीस्ट 10 कार्बन एटम्स, ये 10 से ज़्यादा होने चाहिए जब वो जाकर फैटी एसिड बनता है। हाँ नहीं, ज़रूरी है फैटी एसिड, यस फैट होगा ना, फिर वो अगर अनसैचुरेटेड हो जाएगा ना, अगर अनसैचुरेशन आ जाएगी, बायोलॉजी वाले जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर कहीं पर अनसैचुरेशन आ गई तो उसकी वजह से वो फैट नहीं होगा, फिर वो ऑयल बन जाएगा। तो ऑयल और फैट में यही फ़र्क है। वैसे आपका सेकेंड ईयर चैप्टर 10 भी यही है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ऑयल और फैट में जो बेसिक स्ट्रक्चर के डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ऑयल हमारा जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको दिखेगा सिस्टम में, और जो फैट होता है उसके अंदर कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। तभी तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं। तो जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ऑयल के जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो ऑयल जो है वो वेजिटेबल ऑयल आपके एडिबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं सिंथेटिक घी की बात कर रहा हूँ, मैं देसी घी की बात नहीं कर रहा, वो तो दूध से बनता है, उस अलग चीज़ है। वनस्पति घी की बात कर रहा हूँ। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और क्या कहा जाता है इसको? पिक्रिक एसिड, यस इट इज़ आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, और उसको एज एन एक्सक्लूसिव इस्तेमाल करते हैं
है ना, फर्स्ट ईयर ये चैप्टर 9 से फिनॉल के टॉपिक से, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है। जब फिनॉल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह से होता है इसका। सिट्रिक एसिड कहाँ मौजूद होता है फिर, ये भी एमसीक्यूज में आया था। सिट्रिक एसिड लेमन में। एडिपिक एसिड नायलॉन बनता है, यस दैट इज़ 1,6 हेक्सन डाइओइक एसिड, यही होता है ना ये। इसके साथ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन को जब मिलाते हैं तो फिर हमारे पास पता है नायलॉन 6/6 जो सिंथेटिक फाइबर है हमारा। सेकेंड ईयर चैप्टर 11 सही है। कैप्रोइक एसिड तो हमारे पास दिस इज एक्चुअली कैप्रोइक एसिड जो हमारा है वो दैट इज़ हेक्सानोइक एसिड को हम कहते हैं कैप्रोइक एसिड, ठीक है। दूसरा ना जैसा फॉर्मिक एसिटिक प्रोपायोनिक ब्यूटायरिक वैलेरिक कैप्रोइक, तो हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। हेक्सानोइक एसिड जो हमारा होता है हेक्सानोइक एसिड, दिस इज कैप्रोइक एसिड। याद है ना मिथ, अगर आपने मेरे लेक्चर से पढ़ा इंटर में अगर सेकेंड ईयर तो आपको पता होगा फॉर्मिक एसिटिक प्रोपायोनिक ब्यूटायरिक वैलेरिक कैप्रोइक, टोटल 6 होते हैं ये। तो कैप्रोइक एसिड आपका हेक्सानोइक एसिड है, ठीक है। और आगे बात, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या है, क्योंकि एमडी कैट वालों को एग्जैक्ट यही थोड़ी ना आ जाएगा उठ के। ये तो चलो एनईडी में एग्जैक्ट उठ के आ जाएगा क्योंकि वो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, बट मेडिकल वाले तो कुछ सवाल चेंज आएगा क्योंकि एनईडी का बैंक फॉलो नहीं करता है वो, उनका अलग एमसीक्यूज बैंक है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं। वो शायद चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि टेप्स इस बार नहीं ले रही। पिछली बार टीईपीएस ने लिया था तो इस बार टीईपीएस को ख़त्म कर दिया गया है, तो अब एक नया तो सिस्टम आया तो एमसीक्यूज भी जाहिर सी बात है न्यू आएंगे उसके अंदर। एनईडी लेकिन सेम सिस्टम पे हर बार ले रही है तो एक जैसे एमसीक्यूज आते हैं। सिल्क इज विच टाइप ऑफ फाइबर, सिल्क कौन सा फाइबर हमारे पास इसमें से, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर है, दोनों हो सकता है। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर है, नहीं एक मिनट, नेचुरल भी हो सकता है सिल्क। इसका सर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज एनिमल फाइबर। सिल्क इज अ विच टाइप ऑफ फाइबर। उसके बाद ऑप्शंस इसमें चेंज करने होंगे। असल में होता क्या है कि बच्चे सिर्फ एमसीक्यूज भेजते हैं, ऑप्शन हम खुद बनाते हैं उसके लिहाज से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस बच्चों को याद थोड़ी ना रहता कि सर ये ऑप्शंस थे उसके अंदर। तो मैं इसका ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ ताकि हमारा सही तरह से बन जाए। लाइक कि सिल्क हमारा नेचुरल भी होता है, सिल्क हमारा आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल सिल्क अब नहीं मिलता लेकिन होता है सिल्क वर्म जो प्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियल सिल्क तो होता ही है नॉर्मली, आप जानते हैं। तो इसके ऑप्शंस किसी के आए थे एमसीक्यूज, ये सिल्क वाला नहीं आया था किसी का ये वाला। तो अगर हम इस तरह से एक कर दें सिंथेटिक, इसके और ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ भी, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट सिंथेटिक इज़ द करेक्ट आंसर इसमें था, ठीक है। बाकी ऑप्शंस कुछ थे, मुझे याद नहीं कि वो फ्लाइट से बात अपनी तरफ से बनाया होगा कुछ उन्होंने, तो सिंथेटिक फाइबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। बाकी एनिमल नेचुरल नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस कुछ ना कुछ होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ हाफ देन इट्स टेम्परेचर विल बी। अगर किसी गैस का वॉल्यूम हाफ कर दिया जाए तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पर हमारे पास, चार्ल्स लॉ लग रहा है। ये चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है। दैट्स एन इजी एमसीक्यूज। एक डेफिनेशन पूछी गई थी, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड electron affinity. No, it is electronegativity. Electron affinity is the, yes, it is actually the maximum amount of energy which is released when electron enters in the last shell of an atom. That is called electron affinity. Ionization potential is, इसकी definition भी आई थी ना कि the amount of energy which is required to remove an electron from the last shell of an atom is called ionization potential. मतलब कोई definitions इसकी पूछी गई थी, ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो डेफिनेशंस इसकी याद करनी पड़ेगी जो राउंड 2 देने वाले हैं।
सो व्हाट इज एंथैल्पी? इनमें से एंथैल्पी क्या है भाई? चैप्टर 5 में पढ़ा था हमने, सी ऑप्शन है, E + PV, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। यस, ये सेकेंड ईयर हमारा चैप्टर नंबर 2 से है, हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है। वो कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है? और हाइड्राइड्स के बारे में हम जानते हैं, दे आर एक्चुअली द बाइंडेड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन सा है? देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इन सब का तस्करा हमारे पास सिर्फ कोवेलेंट हाइड्राइड में होता है। जो हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं ना, कोवेलेंट हाइड्राइड, इनके अंदर तीन टाइप्स निकालते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है हाइड्राइड, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड। ये 3 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड में ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड वो होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज जिसमें इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड कौन बनाता है भाई? ग्रुप 5A, ग्रुप 6A के जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, 5 और 6 के, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बनाते हैं। ग्रुप 3A के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं, और ग्रुप 4A का जो हाइड्राइड है वो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज बनाते हैं। तो पहली बात तो ये हमारा LiAlH4 ऐसे कट गया, बिकॉज ये कोवेलेंट हाइड्राइड था ही नहीं। दिस वन इज द एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड AbH4 इस जनरल फॉर्मूला की सूरत में होते हैं, सही है बच्चों। तो और NaBH4 भी इस वजह से कट गया, बिकॉज इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नाउ NaH, दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस इज आयनिक हाइड्राइड, बिकॉज दिस इज सोडियम हियर। व्हेनेवर मेटल इज इन, हाँ वो उसके आगे आएगा, 1A और 2A उसका करेक्ट आंसर था, ये आगे मैंने डाला है। ठीक है, मैं सारे ही MCQs कवर कर लेता हूँ। मतलब इतने बच्चे बताते हैं ना, इतने ज़्यादा, कि वो सारे जितने MCQs A to Z सारे कवर हो जाते हैं जो आए हुए होते हैं इतने दिनों में। रहता नहीं है, जो कि पूरी कराची एक बता रही हो रही है एक साथ, तो फिर पता लग जाता है कौन कौन से आए थे। किसी को एक भी याद है ना, एक भी सबको याद है, तो सारे पता लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, BH3 ना, इस पहली बात तो ये करेक्ट आंसर इसलिए होगा कि ये वाहिद कोवेलेंट हाइड्राइड है। कोवेलेंट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ये सब की बात होती है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये ग्रुप 3A से बन रहा है, तो हाँ, बोरॉन ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, इस वजह से भी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। और अब ये भी देख लें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 तरफ से अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस बोरॉन में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स 2 + 2 + 2 दैट्स 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस वजह से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, हर तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारा B ही है। इनको करना ये चाहिए था कि बस सब में कोवेलेंट डालना चाहिए था, एक में CH4 में, तो थोड़ा बच्चा फंसता है, इसमें तो डायरेक्ट कोवेलेंट देखेगा वो लगा देगा इसके अंदर। कोवेलेंट के अंदर ही ये बातें होती हैं, सही है। तो बहुत सारे MCQs कतई आसान होते हैं, मतलब देख के पता लगता है इसका तो आंसर इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यस, वो देखते साथ वो पता लग जाता है, बहुत आसान होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स, हाइब्रिडाइजेशन आपको किस बात को एक्सप्लेन करता है? यस, शेप एंड बॉन्ड दोनों को बताता है, शेप भी बताता है और बॉन्ड्स के बारे में भी बताता है। सिग्मा पाई बॉन्ड, ये चैप्टर नंबर हमारा 4 फर्स्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग से MCQs आएगा। हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन आर पॉसिबल? हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? देख लें भाई, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 से है, आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जब हेक्सेन की बात करें तो असल में इसके हमारे पास जो आइसोमर्स पूछ रहे हैं, ये एक्सेल में हमारे पास चेन आइसोमर्स हमारे इसके पूछ रहे हैं। चूँकि अल्केन्स हमेशा चेन आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो होता है कोई उसके अंदर नहीं है कि हम पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें, ठीक है। तो अल्केन्स हमेशा चेन आइसोमर बनाते हैं। अल्कीन्स और अल्काइन चेन आइसोमर के साथ साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कर सकते हैं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड आगे पीछे कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो देखो n = 1 जो हमारा मीथेन है CH4, इसका हमारा कितना आइसोमर पॉसिबल होगा? सिर्फ ओनली 1 आइसोमर। C2H6 इथेन, इसके कितने आइसोमर होंगे? इसके भी सिर्फ एक ही आइसोमर होगा। C3H8 इसका कितना आइसोमर पॉसिबल होगा? इसका भी सिर्फ कोई एक ही आइसोमर पॉसिबल होगा, क्योंकि बस ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बन सकता है, ये ऐसे ही बन सकता है। इसको हम कुछ इस तरह किसी एक को चेन से बाहर नहीं कर सकते, ऐसे ही बच्चों। C4H10
दिस इज़ ब्यूटेन। इसके हमारे पास कितने आइसोमर बनते हैं? 2 आइसोमर बनते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारे पास बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एन ब्यूटेन, और एक बनेगा ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट, याद है सबको, आइसोब्यूटेन। 2 आइसोमर बनेंगे ब्यूटेन के, C5H12। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? 3 आइसोमर्स, एन आइसो और नियो भी बनेगा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। सही है। अब आ जाता है जो सवाल हमसे पूछा गया कि भाई हेक्सेन का बताइए कितना बनेगा, C6 का। तो देखो एक तो ऐसे बन गई 1 2 3 4 5 6, एक में एक बाहर कर दो, 1 2 3 4 5 लगाओ, एक बाहर यहाँ से कर दो, एक में फिर से 5 लगाओ, एक बार यहाँ से कर दो, तो 1 2 3 आइसोमर तो बन गया। ठीक है, एक में क्या करो, 1 2 3 4 लगाओ, एक यहाँ बाहर कर दो, एक यहाँ बाहर कर दो, 4 आइसोमर बन गए। ठीक है, और आइसोमर पॉसिबल इसका है 1 2 3 4 लगाओ, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, 5 आइसोमर बन गए। क्या और आइसोमर बन सकता है? देखो, अच्छा आइसोमर्स को चेक करना तो आप इसका IUPAC नेमिंग कर लो, सेम नहीं आनी चाहिए किसी की। दिस इज जस्ट हेक्सेन, दिस इज 2-methyl हेक्सेन, सॉरी 2-methyl पेंटेन, दिस इज 3-methyl, नोकिया है, 250% चांस है कि ये ऑन हो जाएगा। ये अगर आप आईफोन गिरा देते तो फिर गिरने से पहले जान निकल जाती। अच्छा, तो 2-methyl पेंटेन, सॉरी हेक्सपेंटेन, 1 मिनट, मैंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही पेंटेन हो गया। 3-methyl पेंटेन, दिस इज 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। क्या और पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बस इसके अलावा और आप इसके स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। और कोई और दूसरा बनाऊंगा तो उसमें पता है क्या होगा कि वो इसमें से किसी IUPAC नेम पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस याद भी कर सकते हैं अगर आप, लेकिन मैं आपको सिखा रहा था कैसे निकालते हैं। तो हेक्सेन का आप क्या दिया जाएंगे भाई? 5, देयर आर 5 आइसोमर्स है ना, 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से 5 आइसोमर निकल जाए। इसके आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट है। याद कर लेना है बस, 1 2 3 4 और C6 का याद कर लो, बस इतना ही। तो यहीं तक पूछते हैं, 6 तक। सही है। हेमोग्लोबिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन। यस, हेमोग्लोबिन एक हमारे पास प्रोटीन है, और प्रोटीन की खास टाइप है इसकी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टोरेज प्रोटीन। ये स्टोरेज प्रोटीन है जो क्या किसको स्टोर करता है अपने अंदर? आयरन को स्टोर करता है। आयरन स्टोर कर रहा होता है, आयरन की स्टोरेज कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। इसी वजह से इसके अंदर Fe+3 आइंस बहुत सारे होते हैं, फेरिक आइंस, और फेरिक आइंस का रेड कलर होता है, दैट्स वाई हेमोग्लोबिन का कलर भी रेड होता है। और इसी वजह से RBCs जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, खून का रंग जो है वो लाल होता है, दैट इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन। क्या नहीं, इसके आगे डिटेल थोड़ी ना आएगी, मैं मेडिकल वालों से कह रहा था कि और क्या डिटेल इसकी। अब आप थोड़ी ना उसका पूरा इसके मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे बैठ, हेमोग्लोबिन का साइकिल। कोलेस्ट्रॉल क्या है इसमें से? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, एस्ट्रॉइड। देखो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 से आया है, MCQs है। तो कोलेस्ट्रॉल एक एस्ट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड असल में पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे बेंजीन रिंग्स एक साथ अटैचमेंट करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रॉइड। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक एस्ट्रॉइड है। लिपिड है, वैसा तो न्यूट्रिएंट है, फ़ायदे के लिए, बट बड़ी तादाद में नहीं होना चाहिए। अगर बड़ी तादाद में ये अगर आ जाए बॉडी के अंदर तो क्या होता है, ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, अंजाइना, इन सब चीज़ों के बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारा है, बस एस्ट्रॉइड याद रखना है उसमें। इनमें से एंटी फ्रीज के तौर पे किसको इस्तेमाल किया जाता है? एंटी फ्रीज जो जमने से रोकता है चीज़ों को, दैट इज़
इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल इज नोन एज एंटीफ्रीज एंड यू नो कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथीन. इट इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथीन. लाइक दैट ना स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. 1,2 इथन डायोल भी कह सकते हैं इसको. 1,2 इथन डायोल. तो दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल. तो इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. अमीनो एसिड नेचर में कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, नॉन ऑफ दिस. एम्फोटेरिक होगा. एम्फोटेरिक किसे कहते हैं भाई? जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखें, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक. अमीनो एसिड में आप जानते हैं अमीनो और एसिड, ये एसिडिक नेचर आ गया, ये बेसिक नेचर आ गया, है ना भाई. अमीनो एसिड यही होता है ना उसका फॉर्मूला. इस तरह से लिखते हैं, दिस इज एन अमीनो एसिड, दिस इज एक्चुअली द अमीनो ग्रुप, दिस वन इज बेसिक ग्रुप एंड दिस इज एक्चुअली द एसिडिक ग्रुप. चूँकि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वो दैट इज़ लोन पेयर डोनर हुआ तो बेसिक हुआ. और यहाँ हाइड्रोजन क्या कर सकता है? अपना H+ लॉस कर सकता है. तो H+ लॉस कर सकता है तो ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप हो गया. तो क्या होगा? आगे आ जाएगा वो, इसको देख लेंगे. तो अब यहाँ पर H+ की क्या करेगा? NH2 को दे देगा ये, ठीक है. तो यहाँ पर इस तरह से NH3 माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा. तो ये डाइपोलर आयन बन जाएगा हमारे पास. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे. नॉर्मली क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल आपस में कर दें. यस, सो दैट, तो ये जो आयन हमारे पास बनता है, दैट आयन इज़ वेरी फेमस. दिस इज कॉल्ड ज़्विटर आयन. डाइपोलर बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड ज़्विटर आयन. अमीनो एसिड्स के अंदर होता है ना, ये पढ़ा होगा आपने चैप्टर 10 में, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर. सही है भाई. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म व्हाट? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये चैप्टर 9 से है, सेकेंड ईयर. इसको हम 2-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं. जो मर्जी है क्या, तो बात तो एक ही है. प्रोपन-2-ओल भी कह सकते हैं, 2-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, सेक-प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं. सब इसी के नाम है. ऑक्सीडेशन करनी है. ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए ऑक्सीजन लगा दें यहाँ पर. यहाँ पे एक H, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा. कार्बोनिल के दोनों तरफ रेडिकल की अटैचमेंट है, बना कीटोन. 3 कार्बन वाला कीटोन क्या कहलाता है? एसीटोन या प्रोपेनोन. तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एसीटोन. आगे बस समझ में. तो याद रखो, सेकेंडरी अल्कोहल्स जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं ना, जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो हमेशा कीटोन बनाते हैं. और जब भी प्राइमरी अल्कोहल्स की आप ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा एल्डिहाइड्स बनेंगे. प्राइमरी है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स की जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा. उस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे. और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो फिर कीटोन्स बनते हैं. और टर्शरी अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? टर्शरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बताएं? क्या बनता है बताएं, गर्ल्स में से बताएं. टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? ये है ना 3 डिग्री. 3 डिग्री है ना, ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन, 3 तरफ रेडिकल. 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया ये. इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? हाँ, बहुत बेहतरीन. कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा. टर्शरी अल्कोहल्स आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन. टर्शरी अल्कोहल में स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज़्यादा होती है. हाई स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से रिएक्टिविटी नहीं करते हैं ये.
दैट्स वाई उसका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला 3 डिग्री अल्कोहल का। वो लोग बैठ के बना रहे हो रिएक्शन को, क्यों बना रहे हो? स्टेरिक एंट्रेंस पहले इतना हो गया, नहीं रिएक्शन करेगा। हाँ बट इसमें उससे भी ज़्यादा है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? ये तो आग चला गया। कौन सा एसिड होता है लेमन में? सिट्रिक एसिड। अच्छा, ये सिट्रिक एसिड कौन सा है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 जगह पर COOH ग्रुप की अटैचमेंट होती है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है बताएं, चले बताएं। एस्कॉर्बिक एसिड किस चीज़ में? यस, वेल डन। विटामिन C, दैट इज एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड। एसिटिक एसिड तो विनीगर हो गया, सिरका है ना। एसिटिक एसिड आपका विनीगर के अंदर होता है, सिरके के अंदर होता है। और फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? कहाँ होता है फॉर्मिक एसिड? नहीं पता? एंड सिस्टिंग, छुट्टी के डंक में होता है ये। सही है। तो इसमें जो लेमन में जो एसिड इसमें से वो पहला वाला है, सिट्रिक एसिड। लेमन के अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स और होते हैं उनके अंदर भी होता है, लाइक ऑरेंजेस के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा इसको टफ करके कुछ सवाल आगे पीछे कर ले रहा हूँ, वरना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। PVC एक एग्जाम्पल किसकी है? एडिशन पॉलीमर की एग्जाम्पल है PVC। यस, PVC हमारे पास एडिशन पॉलीमर है, पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से बचता है। देखो नाम में अगर पॉली आ गया ना तो एडिशन ही पॉलीमर होगा। अब वो PVC हो सकता है, PVA हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है, पॉलीप्रोपाइलीन हो सकता है। फेडरल बोर्ड के अंदर ये पॉलीप्रोपाइलीन हो सकता है। इस तरह से पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, जिसको हम लोग थर्मोकोल कहते हैं। तो जब भी पॉली आ जाए ना नाम में तो उसका मतलब कि वो एडिशन पॉलीमर ही है, भले वो PVC हो, PVA हो, पॉलीथीन हो, पॉलीप्रोपाइलीन हो, पॉलीस्टाइरीन हो, पॉली आ गया तो एडिशन पॉलीमर है। सही है जी। तो ट्रिक है इसको पहचानने की। PVC बड़ा मशहूर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बनाते हैं PVC से? पाइप्स बनते हैं। NaOH को और क्या कहा जाता है? बहुत आसान MCQs आया था। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है फिर? NaHCO3। सोडा ऐश क्या होता है फिर? वॉशिंग सोडा क्या होता है? यस, डीकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ठीक है जी, क्लियर है? ब्राइन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। यस, ब्राइन हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है उसको नेल्सन सेल के अंदर भी और कास्टर-कैलनर सेल के अंदर भी, दोनों में इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। हेस लॉ किसको सपोर्ट करता है इसमें से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट करता है, ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं इससे। हेस लॉ ऑफ हीट, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन जिसको हम कहते हैं। ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, इसमें नहीं बात कर रहा मैं। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो वैसे भी केमिस्ट्री में है ही नहीं, फिजिक्स में आ गया तो आगे। ठीक है। RSH क्या है इसमें से? यस, मर्सेप्टेंस या मर्कैप्टेंस। मर्कैप्टेंस हमारे पास होते हैं, इन्हीं को हम थायो अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। अल्कोहल्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं? ROH। एल्डिहाइड जो हमारे पास होते हैं वो R3 डबल बॉन्ड OH ही होता है एल्डिहाइड। और कीटोन क्या होते हैं? R3 डबल बॉन्ड OR। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया कि RSH हमारे पास मर्कैप्टेंस है, ये थायो अल्कोहल्स है, थायोल्स है। ठीक है। मर्कैप्टेंस में से सबसे मशहूर कंपाउंड उसका कौन सा है? मर्कैप्टेंस की होमोलोगस सीरीज में सबसे फेमस कौन सा होता है? पहले बताएं। नहीं पता किसी को? भाई MT गेट देना है भाई, क्या कर रहे हो? ऐसी MBBS की सीट थोड़ी ना मिल जानी है। इथाइल मर्कैप्टेन है वो, दैट इज इथाइल मर्कैप्टेन विच इज एडेड टू द गैस, टू द सुई गैस टू गिव इट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर फॉर द सेफ्टी पर्पस।
है ना भाई, ये NAD के बराबर में ही है जहाँ पे ऐड करते हैं। NAD के पीछे गली में सुई गैस जो है ना, वहाँ पर कभी जाओगे स्मेल आती रहेगी हमेशा इथाइल मरकैप्टन की, क्योंकि गैस लीक कर रही है कुछ, तो वहीं पर ऐड करते हैं गैस के अंदर। ठीक है, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैं निकाले थे, कुछ बच गए, बाकी वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो MCQ सारे इजी थे बहुत, सो फार वेरी इजी। अच्छा, ओके, सो गोल्ड रिएक्ट्स विथ एक्वा रिजिया टू फॉर्म ऑरिकुलराइट बनता है, यस, AuCl 4 नेगेटिव, ये 4 एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जब गोल्ड एक्वा रिजिया से रिएक्शन करता है, और इसी कॉम्प्लेक्स, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये पानी में हल हो जाता है। इस तरह से गोल्ड जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है एक्वा रिजिया की वजह से। एक्वा रिजिया कौन से दो एसिड से मिलाकर बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड एंड HCl। रेशो कितना होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का? 1:3 का। नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो और वो 3 रेशियो। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यस, बी ऑप्शन आया था आप पे। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला आया था या एक्टिवेशन एनर्जी का? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होता है हमारे पास, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। और अच्छा, अगर एक्टिवेशन मालूम करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, ये है ना एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है, डेफिनेशन बता दी। किप सेपरेटर्स इज यूज टू प्रिपेयर, किप सेपरेटर से क्या बनाते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। रोटन एग्ला की स्मेल होती है, इसकी सड़े मंडे जैसी बदबू होती है। H2S। विच कंपाउंड इज C2H4O2? इनमें से कौन सा कंपाउंड C2H4O2? यस, यस, वेल डन, एसिटिक एसिड। क्योंकि देखो CH3COOH होता है ना, ये जब आप इसको ऐड करोगे C2H4O2 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास C2H4O2 से कंडेंस फार्मूला है, ये एसिटिक एसिड ही है CH3COOH। अच्छा, KU में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आसान क्वेश्चंस हैं, इससे आसान सवाल केमिस्ट्री में बन नहीं सकते। भले वो कोई भी टेस्ट ले लो, पाकिस्तान में सबसे आसान सवाल केमिस्ट्री का NAD ही देता है और कोई नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए इससे आसान नहीं बन सकते। हाँ, इससे मुश्किल आ सकते हैं, PMC इससे मुश्किल हो सकता है, बाकी और टेस्ट इससे मुश्किल हो सकते हैं, इससे आसान बनना पॉसिबल नहीं है टेस्ट। ये ईजीएस्ट टेस्ट होता है केमिस्ट्री की बात में करो तो। NAD में मुश्किल मैंने स्टार्ट में बता दी कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये मुश्किल पोर्शन है। केमिस्ट्री का भी मुश्किल रहा नहीं आज तक। ओपन चेन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड, ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं इनमें से? एलिफेटिक होते हैं ओपन चेन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन। Ga बिलोंग्स टू, गैलियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है इसमें से? बोरॉन फैमिली। यस, और गैलियम के बारे में याद रखना है, ये वो मेटल है जो कि जिसका क्या है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो है सेमीकंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है वो जी, ये गैलियम है। तो गैलियम जो है हमारे पास, दैट इज़ ये सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है। और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कौन सा है? विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सोडियम हाईएस्ट होगा, वो तो बहुत सॉफ्ट है। कंप्लीट प्रोडक्ट टेबल में कार्बन तो मेटल है ही नहीं, दैट इज W। W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। तो टंगस्टन इज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वाइल गैलियम हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी MCQs में आ सकता है। MP टंगस्टन ये फिलामेंट में होता है, जो बल्ब होता है ना, इनकैंडेसेंट लैंप्स जो होती हैं, जो ट्यूबलाइट में नहीं, वो बेकरी वाले के पास जो बल्ब लगा होता है, येलो कलर वाली जो लाइट होती है, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है ना, वो टूट जाता है जब अगर कभी बल्ब ख़राब होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 100 वॉट का होता है वो। अब ठीक है भाई, क्लियर है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज? मिलाकर दोनों को, यस, 14 एक में है तो दोनों में मिलाकर 28 एलिमेंट्स, मिलाकर अगर कहा जाए तो 28 एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को। और क्या नाम कहा जाता है?
एफ ब्लॉक एलिमेंट तो दोनों ही है, सिर्फ लेंथेनाइड सीरीज को इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को ही कहते हैं। आउटर तो डी ब्लॉक हो गया, तो हो ही नहीं है। रेयर अर्थ मेटल्स बहुत रेयर है, तो रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। और इन दोनों में से ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स किस में आते हैं, लेंथेनाइड में कि एक्टिनाइड में? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यूरेनियम 92 आपका एक्टिनाइड सीरीज में आता है। एक्टिनाइड सीरीज के अंदर हमारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, यस लास्ट बिल्कुल 92 से लेकर फिर 118 तक, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जिनको हम मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक MCQs हो गया। 28 एलिमेंट्स है टोटल मिलाकर, 14 दोनों में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत सारे, ज़्यादातर मतलब 82 के बाद से जो एलिमेंट्स हैं प्रोएक्ट टेबल के अंदर वो रेडियो एक्टिव हैं। आफ्टर 82 लेड के बाद से, प्लम्बम के अलावा, प्लम्बम के बाद से आफ्टर द लेड, तो जितने भी 118 तक है सारे रेडियो एक्टिव हैं। तो इंसानों ने भी जो बनाए ना जितने भी, वो सब रेडियो एक्टिव ही बनाए, क्योंकि वो सब 82 के बाद वाले ही बनाए इंसानों ने। उसका बताइए, हाँ जी बताइए। यस, सोडियम से रिएक्शन करके अल्केन बनाएगा। यस, कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है, यस वुड्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास अल्काइल हाइड्स, वो उसमें जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो कपलिंग हो जाती है, डबल हो जाता है ना ये, कि RH हमारे पास होता है, ये Na से रिएक्शन करता है, तो ये RR कन्वर्ट हो जाता, मिल जाता है और साथ में NaX बन जाता है, ऐसे ही है। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, दो R आपस में मिल जाते हैं, कपलिंग हो जाती है उसके अंदर। बहुत मशहूर रिएक्शन है, चैप्टर 7 का सेकेंड ईयर की। DDT किससे बनता है? DDT है क्या चीज़? DDT एक इंसेक्टिसाइड है, यस इंसेक्टिसाइड है, मच्छर वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल करता है। फुल फॉर्म क्या है? D से डाइक्लोरो, नेक्स्ट इसके बाद डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो इथेन, तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT किससे बनेगा फिर? ये फ्लोरीन से ही बनेगा, कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो आ ही नहीं है इसके अंदर। इंसेक्टिसाइड है ये, मतलब कीड़े मारता भाई। इक्विलिब्रियम कब रीच होता है? चैप्टर 6 में पढ़ाया था। रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस बिकम इक्वल, ठीक है, ओके, बी ऑप्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स? वैलेंसी क्या होती है अल्कली मेटल्स की? 1A ग्रुप की +1 होती है सबकी, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स +1। हाँ भी नहीं आया था। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर व्हाट? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यस दैट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? दो कंपाउंड जिनके अंदर C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये ग्रुप होता है। बस एल्डिहाइड कीटोन में ये होता है कि दोनों तरफ रेडिकल्स होते हैं इस कार्बोनाइल के, और एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ रेडिकल होता है, ऐसा ही है। ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैटलिस्ट एडेड इन रिएक्शन विल, कैटलिस्ट डालेंगे रिएक्शन में तो क्या करेगा? बोथ एंड भी इंक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज भी कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। एवोपरेशन ऑफ वाटर इज, क्या है एवोपरेशन? पानी का एवोपरेशन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है इसके अंदर, हीट रिलीज होती है ना, मतलब वाटर अपना हीट रिलीज करता है हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई एवोपरेशन हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ केमिकल, इन अ केमिकल रिएक्शन इज द व्हाट? ये हो जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद ही निकालना है किसी को, कि dx/dt इज इक्वल टू k, और ये A है ये B है, इसमें 1 आ गया इसमें 2 आ गया, तो क्या हो गया ऑर्डर इसका? थर्ड ऑर्डर हो गया। पता चला कैसे थर्ड ऑर्डर हुआ? जो रेट एक्सप्रेशन है,
रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट्स लगे हैं उनको जब प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब भी एनईडी में आए हुए थे, तो आए हुए ना ये सब। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बड़ा सा आना ये आयनिक बॉन्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। द ग्रुप 3 है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज इसका एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट, और मेटल भी मोस्ट अबंडेंट। वैसे भी पूरे प्रोडक्ट टेबल के अंदर मोस्ट अबंडेंट मेटल हमारा एल्यूमिनियम है, सबसे ज़्यादा अबंडेंस हमारे पास एल्यूमिनियम की। और कहा जाए कि यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स हीलियम। हीलियम। अच्छा, विट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ? टोटल अर्थ मतलब लैंड और वाटर मिला के हाइड्रोजन होगा, चूँकि वाटर के अंदर वो ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे अर्थ के अंदर ऑक्सीजन, पानी है ना, सबसे ज़्यादा 75% तो पानी है। हाइड्रोजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकंड। एटमॉस्फेयर के अंदर फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट के अंदर फर्स्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्लोरीन का असर। अर्थ क्रस्ट को मिट्टी पड़ी है ना, मिट्टी का फॉर्मूला क्या होता है? सैंड का, SiO2। तो फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया? सिलिकॉन का असर, ऑक्सीजन हो गया ना फर्स्ट नंबर पे। ऑक्सीजन 2 है, सेकंड पे सिलिकॉन है, सेकंड पे सिलिकॉन है अर्थ क्रस्ट में। और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है। तो अगर एलिमेंट की बात किया तो थर्ड नंबर पर। अगर मेटल का आ जाए, ज़मीन में सबसे ज़्यादा सबसे पहले नंबर पे द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो थर्ड नंबर पे। मेटल की बात की तो फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन मेटल्स नहीं है, एक मेटलॉइड है, एक नॉन मेटल है। बात समझ में आ रही है? और सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कहा जाए अर्थ क्रस्ट में तो आयरन, लोहा है ना, आयरन उसके बाद दूसरे नंबर पर। ठीक है, चलो ये तो एक्स्ट्रा पर आता है, लेकिन ये आया था सिर्फ MCQs में। ठीक है, आपको मल्टीपल MCQs भी आपको देखने पड़ेंगे ना कि इससे और क्या क्या बन सकता है। तो ये तो हो गया इसका एल्यूमिनियम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज चेंज व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस, देन द चेंज इन वॉल्यूम इज। सही से समझिए, क्या कह रहे हो? रिमेन सेम। यस, रिमेन सेम रहेगा। वजह क्या है? क्योंकि आप टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ा दे रहे हो, टेम्परेचर भी बढ़ा दे रहे हो, तो चार्ज को बॉल्स को एक साथ अप्लाई कर दे रहे हो। पता चलो टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम डबल, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम दोबारा वापस वही आ गया, सेम हो गया। टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ाएंगे तो थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो फ़र्क पड़ता है। समझ गया बात मेरी? तो ये रिमेन सेम इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए ए और बी की कंसंट्रेशन अगर 3 गुना बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट से चल रहा है ना, ये भी थर्ड, मतलब ए और बी की रिस्पेक्ट से चल रहा है, तो इसको भी 3 गुना हुआ, इसको भी 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, तो ऐसे करता 9 टाइम्स निकल जाएगा। अगर सिर्फ ए होता है ना, तो अगर सिर्फ ए की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाते हैं तो 3 टाइम्स ही बढ़ता, दोनों के बढ़ाते तो 3 3 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से करते हैं, तो दोनों के बढ़ा रहे हैं, ए की भी और बी की भी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ बिटवीन, गलत हो गया, गलत हो गया, कैटाइन एंड एनाइन। छोड़ो, कैटाइन एंड एनाइन, चूँकि मेटल और मेटल वाली बात गलत साबित हो सकती है, मेटल और मेटल वाली बात गलत साबित कर सकते हैं। ये देखो गलत कर दिया, जाओ आयनिक बॉन्ड है 100% है, इसके बीच में मेटल है एक भी, फिर भी आयनिक बॉन्ड है, लेकिन NH4Cl में सॉल्ट है ये, तो बिना मेटल नॉन मेटल के मिलाप के भी आयनिक बॉन्ड बन सकता है अगर, लेकिन कैटाइन एनाइन होना ज़रूरी है। अब वो जो तुम्हारा सवाल था ना, वो जो एक सवाल मैंने छोड़ दिया था उसमें ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसमें ABCD करके था, तो उसका उसमें था ना कौन से बॉन्ड सबसे ज़्यादा लीस्ट, मतलब लीस्ट आयनिक है, ऐसे ही है ना। तो ए ऑप्शन उसका था C2H5Cl। ए और डी में फंस रहे थे हम लोग, डी में कुछ ना कुछ लगा हुआ था ना, मतलब कुछ भी कंपाउंड था, प्लस और माइनस चार्ज उसमें लगा हुआ था, तो
तो उसमें जो प्लस और माइनस चार्ज टोटल आ गया ना, इसका मतलब ये आयनिक हो गया, ये आयनिक बॉन्ड ही हो गया। ये समझ के प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस लगा मतलब वो कैटाइन एनाइन है, बताओ तो आयनिक बॉन्ड हो गया। ए वाहिद अब बच गया जिसको कोवेलेंट हमारे पास। हाँ तो वही हमारा जो है वो लीस्ट आयनिक हो जाएगा। सही है, वो घर जाके मैंने सोचा था इस पर, तो मुझे समझ में आ गया था फाइनली ये इसका आंसर। यस पूरा कंपाउंड है स्टार्ट से एंड तक जी, ऐसा ही है। नहीं, मीथेन इज आल्सो कॉल्ड, मीथेन को और क्या, ये तो बड़ा आसान सवाल आया था ये, तो देखिए उन्होंने क्या पूछ लिया बच्चों से, ये सब चिल्ला रहे उसमें, ये नहीं आया था, किस्मत ख़राब थी। मार्स गैस, ठीक है। वाटर गैस क्या होती है? CO प्लस H2। कोल गैस क्या होती है? पता है किसी को? कोल गैस होती है मीथेन प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज कोल गैस। सुई गैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन एंड अदर गैसेस। एक और होता है PMC सिलेबस के अंदर, उसमें फेडरल बुक में प्रोड्यूसर गैस। ओके, सुना है कभी इसके बारे में? मेडिकल वाले बताएं, प्रोड्यूसर गैस। उसके अलावा नहीं है, दैट इज़ अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों जब मिलते हैं उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये अलग से बुक से आउट है, सिंध बोर्ड से आउट है। देखो NED के अंदर सिंध बोर्ड से बाहर कुछ नहीं पूछते हैं, एक सवाल नहीं करते हैं। ये आप भी बोलोगे हाँ सर वाकई में एक सवाल नहीं किया बोर्ड से बाहर। और सिलेबस के अंदर भी डेफिनेशन पूछ रहे हैं ना, बेसिक मतलब डेफिनेशन ही इतनी है ना कि टेस्ट के टाइम याद नहीं आ रहा होता है। सिर्फ डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, तो इतनी आसान बात। लेकिन जब इतनी सारी डेफिनेशन आती है ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता क्या है क्या नहीं है, सारा दिमाग में घूम रहा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, सब तो उसी में बच्चे फंस जाते हैं। मुश्किल क्या पूछेंगे वो, आसान में हालत ख़राब हो गई होती है। हाँ भाई, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद सॉल्ट इज कॉल्ड व्हाट? यस यस, हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सिर्फ सराउंड अगर आ जाता ना, सराउंड, तो सूरत में क्या हो जाता है? वो हाइड्रेशन हो जाता है। हाँ सिर्फ सेम है, कंबाइन आया, वर्ड में कंबाइन ही था, मैंने चेंज किया। EDT का डैश लिगेंड है, इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट, याद है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, डेंटिसिटी 6 होती है उसकी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? या आपने यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर में पढ़ा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप में या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने रिएक्टेंट्स होते हैं, वो कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या ऑप्शन हो गया उसका? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। चैप्टर 8, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में भी है, और सेकेंड ईयर में आओगे तो भी चैप्टर 8 में ही है। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर SN1 SN2 यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, वहाँ एक्सप्लेन किया होगा आपने कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है ये। तो एक ही मॉलिक्यूल होता है स्लो स्टेप के अंदर। उसके अंदर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड? ये हो जाएगा। ये कौन सा एसिड है फिर? नाम बताओ। यस, क्लोरस एसिड, दैट इज क्लोरस एसिड। तीसरा वाला कौन सा एसिड है? पता है किसी को ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में? दिस इज क्लोरिक एसिड। और आखिरी वाला पर क्लोरिक एसिड। ये नेम्स हैं इनके। दिस इज हाइपोक्लोरस, दिस इज क्लोरस, दिस इज क्लोरिक, दिस इज पर क्लोरिक। चारों ऑक्सी एसिड्स हैं किसके भाई? क्लोरीन के। इनमें से आखिरी वाला जो, दिस इज कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एसिड। फ्लैश ईटिंग एसिड मतलब गोश्त खाने वाला एसिड। ऑर्गेनिक टिश्यूज़ को सबसे जल्दी कोरूट करता है ये। मतलब ये एसिड ऐसा है कि इसको एसिड अगर किसी जगह रखा हुआ है और आप हाथ डुबा के निकाल दो तो हड्डी बाहर आएगी, गोश्त सारा गल जाएगा। सिर्फ एक बार डुबा के निकालने पे यह हाल है। पर क्लोरिक एसिड उसको हम कहते हैं, ठीक है। गोश्त खा जाता है ये एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। हाँ
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा बताओ? NaHCO3, यस, डी ऑप्शन, दिस इज बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। क्या गलत कर दिया है? डैश इज यूज टू मेक प्लास्टिक्स स्टेबल। प्लास्टिक को स्टेबल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टेबिलाइजर्स। यार सिंपल है यार, स्टेबल करना तो स्टेबिलाइजर यूज़ करेंगे और क्या करेंगे। हाँ बता, ऐसा तो लोगों को लगा जो लग रहा होगा वो तो नहीं होगा, मतलब उसके अलावा कुछ होगा, ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा होना। स्टेबिलाइजर करेक्ट है, ये चैप्टर 11 से, सेकेंड ईयर इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज से। वाटर गिलास क्या है इनमें से बताओ? सोडियम सिलिकेट है वाटर गिलास। फॉर्मूला क्या होता है? Na2SiO3, दिस इज वाटर गिलास और सोडियम सिलिकेट। ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम डाइक्रोमेट की निकालेंगे ना, +2 और 14, 12 हो जाएगा। क्यों नहीं आ रहा निकालना? एक तो यहीं पे पहले देख लो, तो दो तरह से उसको हम निकाल सकते हैं। वी हैव टू मेथड्स ना, एक तरीका डायरेक्ट, एक तरीका इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तरीका से बताओ, पोटेशियम का 1 का +1, 2 का +2, ऑक्सीजन 1 का -2 और 7 का -14। ठीक है, तो -14 ये रहा और +2 ये रहा, क्या हो गया? -12 इक्वल टू उधर गया क्या बना? प्लस का 12। लेकिन 12 तो है, क्यों नहीं होगा? चूँकि CR × 2 हो रहा है ना, CR का निकालना है, तो जो मल्टीप्लाई बाय 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 6, तो 6 हो गया। ये तो मुश्किल क्या था इसमें? अच्छा अच्छा, 21 में आया था ना ये वाला भी, तो तुमने नहीं देखा था 21 वाला पेपर? देखना चाहिए था ना भैया, लाजमी था, मैंने बोला। चलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज डबल्ड द प्रेशर बिकम्स, बॉयल्स लॉ लग रहा है, इनवर्स रिलेशन है, डबल करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, सिंपल। ये ऑप्शन पता ही हो ना, इनवर्स रिलेशन किस तरह से निकालते। बॉइलिंग पॉइंट, क्या सी ऑप्शन करेक्ट, जिसमें तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, ये भी आया था, सॉलिड लिक्विड गैस। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट गैसेस? गलत जो है, तो ट्रैवल गैसेस तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं बट इन रैंडम डायरेक्शन। यस, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इनइलास्टिक, तो उसमें वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व होती है उसके अंदर, ऐसा ही है। ये KMT के लिहाज से गलत पॉइंट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से, सही है, बाकी सारे सही पॉइंट्स लिखे हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? राइबोफ्लाविन, दिस इज राइबोफ्लाविन। तो राइबोफ्लाविन हमारा विटामिन B2 का नेम। अच्छा, ये एंटी रैकेटिक, ये किसका है? किसका पता है किसी को? एंटी रैकेटिक, दिस इज विटामिन D का नाम है ये दूसरा, टोकोफेरॉल। रेटिनॉल किसका है? विटामिन A का है। थायामाइन B का है, दूसरी B कोई है, B कॉम्प्लेक्स B6 है थायामाइन। हाँ, मैंने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन। अब इथाइन में 1 2 3 सिग्मा 2 पाई निकालना आता है सबको, सिग्मा पाई बॉन्ड। B 3 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, बहुत इजी है। सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, डबल ट्रिपल है तो फिर पाई है, बस इतना याद रखें। बफर सॉल्यूशन किससे बनता है? बफर सॉल्यूशन किससे बनता है? इज मेड ऑफ व्हाट?
पढ़ा हुआ है बफर सोल्यूशन। हाँ, वीक एसिड विथ इज स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट एंड वीक बेस विथ इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। सी हो जाएगा ना फिर, वीक एसिड और उसका बेसिक सॉल्ट। या एक और अगर ये भी हो सकता था कि वीक बेस और इसका एसिडिक सॉल्ट। याद है ना पेयर CH3COOH और CH3COON। इसका पेयर क्या कहलाता है हमारा? बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन क्या करता है? टेंड्स टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। तो ये भी आया था, उसको भी देख लें। विच वन इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? नॉट द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। इनमें से मोलैरिटी की यूनिट क्या नहीं है? डी मोल पर केजी। ये हमारा मोलैरिटी की यूनिट है। मोलैरिटी होता है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाइड्रोजन में एक साइनिक हाइड्राइड विद द ग्रुप, यह आया था ना तुम लोगों को, क्या 1A2 है। साइनिक हाइड्राइड इसी से बनेगा। अपनी मर्जी से बना दिया मैंने, ऑप्शंस मैं खुद ही बना रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस मैंने देखे। हर कोई ऐसे ही करता है, ठीक है। जो पास पेपर के MCQs आपको मिल रहे होते हैं किताबें बन के, ये सब उनमें भी ऑप्शंस खुद ही बनाया गया होता है। वो मतलब Na3LF6 किसका फार्मूला है? क्रायोलाइट का फार्मूला। यस, यह आया था आपका क्रायोलाइट, सिंपल है। फ्लोराइड और ऑफ एल्यूमिना में ये। ऑयल एंड फैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, लिपिड्स हैं। यस, ये ऑयल्स और फैट सिंपल लिपिड्स होते हैं ये। अल्कोहल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव व्हाट? ऑर्गेनिक शायद डिहाइड्रेशन। इथेनॉल लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। निकालो H2O, बताओ क्या बच रहा है? इथीन बच जाएगा ना, C2H4 बच जाएगा बस, ऐसा ही है। बिकॉज यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, एज अ ड्राइंग एजेंट एक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत मशहूर प्रिपरेशन है ये अल्कीन्स के लिए। आएगा वो, आगे आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया उसका आंसर, आसान था ये तो, ये ऑप्शन। ऐसे आसान भी आ रहे। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्केन बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस? N2O। इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। यस यस, हाइड्रेशन हो जाएगा। वो प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंस में ऐड हो रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिससे फॉर्मेशन हो रही है, तो वो हमारा हाइड्रेशन है, ठीक है। क्योंकि जस्ट सराउंडिंग होते हैं, फिजिकल सराउंडिंग, अभी बताया था चैप्टर 7 में। कौन सा प्रिंसिपल है ये? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर। जिसका एक और स्टेटमेंट है ना कि नो ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी क्या बताया अभी? जितना छोटा उतना ज़्यादा, जितना बड़ा उतना कम। सबसे हाँ, सबसे बड़ा एटम कौन सा है? नहीं, फ्रेंशियम सबसे बड़ा है ना। तो फ्रेंशियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एनर्जी, वो सबसे कम होगी। फ्रांशियम नहीं भाई, बने ग्रुप में रेडियो एक्टिव है ना, तो ट्रांजिशन थोड़ी ना बोलेंगे इसको। ट्रांजिशन के लिए डी ब्लॉक में होना ज़रूरी है। H2S गैस कौन सा एजेंट है? हाइड्रोजन सल्फाइड। रिड्यूसिंग एजेंट पहले का तरीका क्या है कि जहाँ नेगेटिव में आ जाए वैलेंसी, -2 आ गई ना सल्फर। अब सल्फर यहाँ -2 में है, तो यहाँ पर ये सल्फर का कंपाउंड होगी रिड्यूसिंग एजेंट। और जहाँ कहीं प्लस में आ जाए, अब H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 निकलेगा, +6 निकलेगा।
ये हमारे पास हो गया, दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहाँ पर सल्फर प्लस पे है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहाँ माइनस में है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका क्या है पहचानने का। सही है। नाइट्रिक एसिड क्या है, कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ +5 में, दैट्स व्हाई। थोड़ा आ गया बेहतरीन। Na reacts with water more vigorously than lithium because of higher what? बी ऑप्शन करेक्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अच्छा सी में तो है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्ट होगा इसमें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है सोडियम, दैट्स वाई वो लिथियम से जल्दी रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ। ठीक है। बेयर्स मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। और बॉक्साइट किसका और है, किस मेटल का और है? एल्यूमिनियम का और है। फॉर्मूला क्या होता है बॉक्साइट का? और कितना H2O? NH2। ठीक है। इसी में अगर H2O अगर हम देखिए छोड़ दो, हो गया बॉक्साइट काफ़ी, तो ना आगे पहुँच जाएगा। सही है। इस इक्वेशन में क्या हो रहा है भाई, देखो कैसा है इक्वेशन ये। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीजन में? एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक। वजह क्या है? क्योंकि जो एक्सोथर्मिक इसका रिवर्स रिएक्शन होता है। SO2 + O2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक है, तो उसका उल्टा लिख दोगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, रिवर्स हो गया। क्योंकि यहाँ कंबस्शन थोड़ी ना हो रही है, समझ गए? तो चूँकि इसका रिवर्स है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसी रिएक्शन का उल्टा है, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, एंडोथर्मिक हो गया। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट इज कॉल्ड, जो तीनों या ट्रिपल पॉइंट होता है वो टेम्परेचर, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों जिस पर एग्जिस्ट करता है। ये भी एलईडी में आया ट्रिपल पॉइंट का, लास्ट ईयर भी आया था ये, रिपीट हुआ। द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड अमोनल। यस। किस लिए इस्तेमाल करते हैं उसको? अमोनल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ओके, बैक साइड से ले। अमोनल से, अमोनल इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, धमाका खेज मवाद है ये, एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव्स। ठीक है जी, अब ख़त्म हो सारे। ठीक है।